फिक्र में आज सबसे पहले बात एक ऐसी खोज की जो बड़ी शिद्दत से इस वक्त भारत के क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। तलाश है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की। पाकिस्तान के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस में से एक हैं, आपको बता दें। तो अगर ट्रॉफी चुरा रहे हैं तो क्या कहेंगे, अपने मुल्क का पैसा भी चुराते हैं। मोहसिन नकवी को आखिरी बार तब देखा गया था जब वो एशिया कप के फाइनल के बाद प्राइज सेरेमनी के दौरान स्टेज पर खड़े हुए थे। टीम इंडिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम ने कहा ट्रॉफी लेंगे लेकिन मोहसिन के हाथों से नहीं। इसी से आहत होकर मोहसिन अपने साथ ट्रॉफी और मेडल लेकर फरार हो गए। तब से भारतीय फैंस उनकी तलाश कर रहे हैं। सवाल है कि क्या अब टीम इंडिया को एशिया कप का जो ट्रॉफी है, जो मेडल से वो मिल पाएंगे? अगर हाँ तो फिर कैसे? क्या मोहसिन नकवी का घमंड फिर चूर होगा? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन ट्रॉफी चोर का खिताब लेकर घूम रहे मोहसिन नकवी इतना तड़प क्यों रहे हैं? क्यों बेशर्मी में वो अपने साथ टीम इंडिया की ट्रॉफी लेकर भाग गए? बड़ा अच्छा मीम बनाया वाकई। असल में मोहसिन नकवी ने सोचा था कि वो एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने हाथों से मेडल पहनाएंगे, लेकिन भारत जीत गया और मोहसिन मेडल लेकर भाग गए। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे मोहसिन नकवी ने सोचा था कि वो पाक टीम को जीत के बाद एशिया कप की ट्रॉफी देंगे, लेकिन उनका ये ख्वाब भी टीम इंडिया ने चूर चूर कर दिया। और मोहसिन नकवी ये सोचकर आए थे कि वो पाकिस्तान टीम के साथ स्टेज पर खड़े होकर जश्न मनाएंगे, लेकिन उनका ये अरमान भी टीम इंडिया ने मिट्टी में मिला दिया। इसी से मोहसिन इतना आहत और बेइज्जत हुए कि ट्रॉफी लेकर भाग गए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारा पाकिस्तान और जगह जगह गाते फिर रहे शाहबाज और मुनीर की जीत गए। अब मुझे हैरानी नहीं होगी कि शाहबाज और मुनीर अगले कुछ घंटों में यह भी कहना शुरू कर दें कि एशिया कप तो पाकिस्तान जीता है, और शायद यह बात ट्रंप तक भी पहुंचा दें। खैर, अब बीसीसीआई कह रही है कि बेहतर है मोहसिन पूरे सम्मान के साथ भारत को एशिया कप का जो ट्रॉफी है वो दे दें, और ऐसा नहीं किया तो आईसीसी के दरबार में बेइज्जत होना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की एक और बेशर्मी देखिए। पहले तो मोहसिन ट्रॉफी चुरा कर निकल गए और अब नई शर्तें लेकर आए हैं। बताइए, पहले मैच हारे, सीरीज हारे, ट्रॉफी लेकर भागे, चुरा कर भागे, और अब शर्त रख रहे हैं। पाकिस्तान एशिया कप का चैंपियन तो नहीं बन सका, लेकिन मोहसिन ट्रॉफी चोर बेशर्मी के चैंपियन जरूर बन गए। खबरें हैं कि उन्होंने विनर्स की ट्रॉफी देने के लिए शर्तें रख दी हैं। उनकी पहली शर्त है कि एक औपचारिक समारोह का आयोजन किया जाए। दूसरी शर्त है उसी समारोह में टीम इंडिया को ट्रॉफी दी जाए। लेकिन तीसरी शर्त कि टीम इंडिया को ट्रॉफी खुद मोहसिन नकवी अपने हाथों से देंगे। ये जानते हुए भी कि टीम इंडिया इससे पहले इनकार कर चुकी है, इसीलिए उनकी शर्त पर बीसीसीआई सहमत होगी, ये हो ही नहीं सकता। वैसे मोहसिन नकवी को पाकिस्तानियों को भी एक बार सुन लेना चाहिए, जो ट्रॉफी चोरी करने पर उनकी क्लास लगा रहे हैं। देखा आपने, एशिया कप ट्रॉफी को लेकर फिक्र की प्रश्नोत्तरी क्या कहती है, क्योंकि आपके मन में इसको लेकर बहुत सारे सवाल होंगे। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या एशिया कप जीतने के बावजूद टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिलेगी? तो इसका उत्तर है विजेता टीम ही ट्रॉफी की असली हकदार है, और इसे ना तो किसी दूसरे को दिया जा सकता है और ना कोई ले जा सकता है। इसीलिए भारत को एशिया कप की ट्रॉफी मिलेगी, और जरूर मिलेगी। दूसरा सवाल, भारत को एशिया कप ट्रॉफी कैसे मिलेगी? इसका उत्तर, इसमें पहला विकल्प तो यह है कि मोहसिन नकवी बेशर्मी छोड़कर खुद भारत को एशिया कप की ट्रॉफी दे दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा विकल्प है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीसी से मोहसिन नकवी की शिकायत करे। आईसीसी ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी अध्यक्ष को आदेश दे, तब दबाव में मोहसिन को ट्रॉफी देनी पड़ेगी। आईसीसी मोहसिन नकवी को चेतावनी भी दे सकती है या जुर्माना भी लगा सकती है। कुछ दर्शक इस बात को लेकर भी संदेह में होंगे कि क्या टीम इंडिया पर ट्रॉफी न लेने की कोई वजह से एक्शन हो सकता है? तो जवाब है, आईसीसी की आचार संहिता के अनुसार ट्रॉफी न लेने पर किसी एक्शन का प्रावधान नहीं है, यानी टीम इंडिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता यह जरूर है कि आईसीसी इसे खेल भावना के खिलाफ मान सकती है, और तब कप्तान सूर्या को बताना पड़ सकता है कि उन्होंने ट्रॉफी क्यों नहीं ली। फॉर्मली बताना पड़ेगा, बता तो वैसे वो चुके ही हैं।
हालांकि इस सवाल के जवाब में भी टीम इंडिया के पास एक मजबूत आधार है। मोहसिन नकवी ने एशिया कप का में मुखौटा तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष का लगाया था, लेकिन असल में वो न सिर्फ स्तरहीन हरकतों के लिए पाक टीम के प्रायोजक बन गए थे, बल्कि उनके लिए खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके अलावा मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री, इसीलिए उनमें जहर की मात्रा थोड़ी ज्यादा है और भारत के खिलाफ उन्होंने यह जहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखाया था। ये वही मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को धमकी दी थी कि सिंधु जल संधि खत्म हो गई तो हिंदुस्तान युद्ध के लिए तैयार है। ये वही मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने कहा था कि इंडिया चमचमाती मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक डंपर, दोनों में टक्कर हुई तो क्या होगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत को खोखली धमकियों की डिलीवरी की थी और कहा था कि भारत कुछ करेगा तो अंजाम भुगतेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शाहबाज के इसी मंत्री ने राफेल गिराने वाले झूठे दावे किए थे और वीडियो सबूत होने की बात कही थी। इसीलिए मोहसिन नकवी के हाथों टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वैसे मोहसिन की हालत अपने खुद के मुल्क में भी बहुत अच्छी नहीं है। वीडियो प्रमाण देख लेते हैं। वैसे थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि एसीसी की बैठक में बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी भारत को नहीं सौंपने पर कड़ा विरोध जताया है। राजीव शुक्ला ने बैठक में मोहसिन नकवी से सीधे सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि विजेता टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई। ये एसीसी की ट्रॉफी है, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। जवाब में मोहसिन नकवी ने सफाई दी है कि मैं तो वहां बिना वजह एक कार्टून की तरह खड़ा था। एसीसी को लिखित में कहीं से यह सूचना नहीं दी गई थी कि भारतीय टीम मुझसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन बीसीसीआई को यह सफाई हजम नहीं हुई। बीसीसीआई ने इसके बाद भारत को ट्रॉफी सौंपने की मांग की, यानी यहां भी ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की एक और भारी बेइज्जती हो गई। हालांकि मोहसिन नकवी ने एक बात तो सही की कि वो एक कार्टून की तरह ही खड़े थे। ये तो बात सही की है। चलिए, अब पता तो है इनको वो है क्या। अब बात पाकिस्तान की हो रही है तो आपको क्वेटा में आज जो एक भयानक ब्लास्ट हुआ है वो 10 सेकंड का वीडियो देखना चाहिए। सड़क पर कोई खास हलचल नहीं है। मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। रोज की तरह जीवन सामान्य दिख रहा है। इस वीडियो को फिर से प्ले करें। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। एक आदमी सड़क क्रॉस करता है, उसके कुछ क्षणों के बाद धमाका होता है। पलक झपकते ही आग का गोला और धुएं का गुबार। एक ये फिदाइन अटैक था। इसके बाद का मंजर ज्यादा डरावना है। दूर से मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड ये दूसरा दृश्य ऐसा है जैसे ये पाकिस्तान का क्वेटा शहर ना होकर गाजा या फिर यूक्रेन का कोई शहर हो, जहां पर कोई मिसाइल अटैक हुआ हो। आसमान में दूर तक उठता धुएं का गुबार बता रहा है कि क्वेटा में यह हमला बहुत खतरनाक था। बम धमाके के बाद सड़क का हाल भी देखिए। ब्लास्ट के बाद क्वेटा में भारी नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां और बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। यह सुसाइड ब्लास्ट था। इस बम धमाके में पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों समेत 10 लोग मारे गए हैं। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। धमाके के तुरंत बाद क्या हुआ यह भी सुनिए। क्वेटा में चलती कार के अंदर ही बम ब्लास्ट। पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के ठीक बाहर और बम विस्फोट से जहां एक ओर लोगों में दहशत और हरकंप मचा, वहीं धमाके के तुरंत बाद फायरिंग भी होने लगी। गोलियां चलने की आवाजें आप साफ सुन सकते हैं। यानी ये साफ है कि यहां सिर्फ एक आत्मघाती हमलावर नहीं था, बल्कि घात लगाकर कई और हमलावर छिपे हुए थे और जैसे ही धमाका हुआ बाहर निकलकर गोलीबारी करने लगे। क्वेटा से सामने आया ये विस्फोटक भी आपको देखना चाहिए। क्वेटा बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यह धमाका कब हुआ है? यह धमाका तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर मुनीर और शाहबाज शरीफ दोनों एक डब्बा खोलकर रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को ललचाने के लिए, जो कि बलूचिस्तान के हैं। और उसी बलूचिस्तान में 48 घंटे के अंदर उस घटना के बाद धमाका होता है। यहां के सीएम मीर सरफराज बुगती ने इसे एक आतंकवादी हमला करार दिया। उन्होंने कंफर्म किया है कि काउंटर अटैक में 4 हमलावर मारे गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस बम धमाके पर अनर्गल प्रलाप किया है। उन्होंने बिना सबूत इस हमले में भारत का नाम खींच लिया।
बेबुनियाद आरोप लगाए हैं कि कुछ गुमराह चरमपंथी भारत के एजेंडे पर काम कर रहे थे, मतलब खुद से देश और प्रांत संभल नहीं रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके तक सुलग रहे हैं, हर जगह आग लगी पड़ी है। मुनीर के अत्याचारों के विरुद्ध जनता बागी हो चुकी है। पीओके में तो कल ही मुनीर ने जनरल डायर वाला रूप अख्तियार किया। प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, 2 लोगों की जान ले ली, कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। पाकिस्तानी आर्मी पर फायरिंग करते प्रदर्शनकारियों का जो वीडियो है वो वायरल हो गया है। पाकिस्तानी फौज के हथियारों से लोग फायरिंग करते हैं। इस अत्याचार के विरोध पीओके में आज भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरता के खिलाफ भारी गुस्सा है। पाकिस्तानी सेना पर आम लोगों की हत्या के आरोप है। अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन रोकने के लिए पाक फौज ने पीओके के कई इलाकों को किले में तब्दील कर दिया। वहीं बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक किसी भी दिन पाकिस्तान से टूटकर अलग देश बन सकते हैं। इस नाकामी के लिए जिम्मेदार भी पाकिस्तान की सेना और शाहबाज की नीतियां ही होंगी। लेकिन 10% कमीशन खोर प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेसिडेंट जरदारी झूठे इल्जाम भारत पर लगा रहे हैं। जरदारी को मालूम होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों का सफाया घर में घुसकर करता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसका एक लीडिंग एग्जाम्पल है। अब तो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। भारत पाकिस्तान के एयरबेस को डंके की चोट पर ब्रह्मोस से उड़ाता है। इस दौरान यह सुनिश्चित करता है कि सैन्य कार्रवाई में आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। ये जिगरा सिर्फ भारत ही दिखा सकता है, जबकि पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। 9/11 से लेकर 26/11 तक हर हमले में शामिल रहा है। वो सांप रूपी आतंकवादी को ट्रेनिंग देता है। लश्कर और जैश ए मोहम्मद ISI की निगहबानी करते हैं, निगहबानी में चलते हैं। और जब ऐसे ही आतंकवादी पाकिस्तान को डस रहे हैं तो जरदारी को अपने गिरेबां में झांकने की ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान अफगानिस्तान से लगा हुआ प्रांत है। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक अजीब सा फरमान सुनाया जिसकी आज के दौर में कल्पना करना असंभव है। इंटरनेट की खोज और उसके बाद आई डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जाता है। इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर पढ़ सकता है, काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। लेकिन तालिबान को यह पसंद नहीं है। और पसंद हो भी क्यों? जब लोग इंटरनेट सर्फ कर रहे होंगे अफगानिस्तान में, तब उनको पता लगेगा कि ये तालिबान कितना पीछे लेके चला गया उनको। खैर, तालिबान ने आज से पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बंद कर दी हैं। सारे सिग्नल ठप पड़ गए। लोगों के हाथ में मोबाइल फोन अब बेकार हो गए। तालिबान ने ऐसा क्यों किया है, इस पर हमारे पास आपके लिए फिक्र की फाइल है। लेकिन पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्या कोई देश बिना इंटरनेट के चल सकता है? इस सवाल का जवाब 2 तरह से दिया जा सकता है, हाँ में भी और ना में भी। 1990 के दशक के पहले की बात की जाए तो इसका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि तब तक दुनिया में डिजिटल क्रांति नहीं आई थी। उस वक्त दुनिया के हर देश में नागरिक पारंपरिक तरीके से जीते थे। लेकिन 1990 के दशक के बाद की बात की जाए तो इंटरनेट के बिना किसी भी देश का चलना असंभव है। आज इंटरनेट सिर्फ चैटिंग या सोशल मीडिया का साधन नहीं है, बल्कि पूरी आर्थिक, शैक्षिक और सरकारी और सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा बन चुका है। यानी सब कुछ इंटरनेट के अधीन है। नर्व सेंटर है दुनिया का इंटरनेट। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। काबुल, हेरात, मजार शरीफ और उर्जगान में कई शहरों में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। मोबाइल डेटा कुछ टाइम तक तो काम करता रहा, लेकिन सिग्नल टावर बंद होने से वो भी बंद हो गया। पहले ये कुछ खास प्रांतों में बंद किया गया, लेकिन अब पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद हो चुका है। सवाल उठता है कि जब इंटरनेट उतना ज़रूरी और उपयोगी है, तो फिर अफगानिस्तान में तालिबान ने इंटरनेट पर बैन क्यों लगा दिया? अब ये देखिए, इंटरनेट बैन करने के पीछे अभी तक तालिबान से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट के जरिए अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाना बताया जा रहा है। तालिबान सरकार 2021 में सत्ता पर काबिज हुई। तब से अब तक देश में इस्लामी शरिया कानूनों का हवाला देकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जैसे महिलाओं के बाहर काम करने पर पाबंदी। अब इसमें इंटरनेट भी बैन हो गया है। तालिबान सरकार के आदेश के बाद पूरा देश डिजिटल दुनिया से कट गया है।
पूरे देश में हाहाकार मचा है। मोबाइल और सैटेलाइट टीवी सर्विसेज ठप हैं और महिलाओं की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इंटरनेट ना हो तब जिंदगी कैसी होगी? उस देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? अगर किसी देश में इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाए तो उस देश में बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ जाएगा, ऑनलाइन भुगतान ठप हो जाएगा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी तरह बैठ जाएगी, देश में कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा, ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ेगा, देश में सैकड़ों सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा, देश के खुफिया तंत्र के कमजोर होने की आशंका बनी रहेगी, सोशल मीडिया ठप पड़ जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए के व्यापार पर असर पड़ेगा। यह देश की जीडीपी के लिए बड़ा झटका होगा। इसके लिए यह आधुनिक दौर में यह देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा होगा। आप समझ सकते हैं कि आधुनिक युग में बिना इंटरनेट के एक स्वस्थ और समृद्ध देश की कल्पना करना मुश्किल है। यानी तालिबान थोड़े वक्त तक तो इंटरनेट बंद रख सकता है, लेकिन लंबे समय तक बिना इंटरनेट टिकना लगभग नामुमकिन है। हालांकि उनके लिए कॉमर्स, ट्रांजैक्शन, सारी चीजों का एक ही जवाब है, गन, बंदूक रखो, काम करो। खैर, ये तालिबान है। लेकिन तालिबान को इंटरनेट से आए बदलाव पसंद नहीं। दुनिया में इंटरनेट से क्या क्या बदल गया जो तालिबान से देखा नहीं जा रहा। सूचना के लिए किताबें और अखबार पढ़ा जाता था, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गूगल पर सेकंड्स में दुनिया भर का ज्ञान मिल जाता है। पहले चिट्ठी से संदेश भेजने में कई दिन लग जाते थे, अब सेकंड्स में ही दुनिया में कहीं भी वीडियो कॉल संभव है। पहले शॉपिंग में कई घंटे तक लग जाते थे, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने बाजार की परिभाषा ही बदल दी। पहले स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ाई होती थी, स्कूल कॉलेज अब भी खुले, लेकिन इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन कोर्स और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से शिक्षा अब सीमाओं से आजाद हो चुकी है। पहले डॉक्टर्स को दिखाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, ये इंतजार अब भी होता है, लेकिन टेलीमेडिसिन और हेल्थ ऐप्स ने कई चीजें आसान कर दी। पहले मनोरंजन के लिए थिएटर जाना पड़ता था, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और कई एंटरटेनमेंट ऐप्स उपलब्ध हैं। तालिबान बेसिकली एक बहुत बड़े फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को टारगेट कर रहा है, जिससे कि उसकी जो भी हरकतें हैं लोगों के बीच में ना फैलें। तालिबान को इस बात का डर है जो नेपाल में हुआ, कहीं वो जेन ज़ी वाला आंदोलन अफगानिस्तान में ना हो जाए। तालिबान को इस बात का डर है कि जो अब दुनिया में तेजी से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ रहा है, कहीं वो अफगानिस्तान में ना हो जाए। वैसे सिर्फ तालिबान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद किया गया या फिर सख्त पाबंदियां लगाई गई। चाइना तो पता ही होगा आपको, वहां पर सोशल मीडिया पर बहुत पाबंदी है। फेसबुक नहीं काम करता है, कई सोशल मीडिया ऐप्स काम नहीं करते, बंद कर रखे। वर्ष 2001 में म्यांमार में तख्ता पलट के बाद कई हफ्तों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। इससे लोगों का सरकार पर से भरोसा टूट गया, कई निवेशक चले गए और लोकतंत्र के लिए आंदोलन और उग्र हो गया। वर्ष 2019 में ईरान में पेट्रोल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन हुए, इसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया। इससे हजारों लोग सड़क पर आ गए, सरकार पर दबाव बढ़ा और दुनिया भर में ईरान की आलोचना हुई। वर्ष 2011 में मिस्र में अरब स्प्रिंग क्रांति के समय इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों में सरकार गिर गई। चीन में इंटरनेट पर स्थायी पाबंदी नहीं है, लेकिन कई मीडिया साइट्स पर बैन लगाया गया है। इससे जनता की स्वतंत्रता सीमित हो गई है। साथ ही उत्तर कोरिया में इंटरनेट का संकुचित और सीमित इस्तेमाल होता है। इससे नॉर्थ कोरिया तकनीक में पिछड़ गया और दुनिया से अलगाव भी इसकी बड़ी वजह है। वैसे आपकी जानकारी के लिए यह आपको जानना जरूरी है, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी 99% आबादी ने कभी इंटरनेट नहीं चलाया। इस देश का नाम है एरिट्रिया। यह देश दुनिया से डिजिटल रूप से पूरी तरह कटा हुआ है। यहाँ ना मोबाइल डेटा मिलता है, न सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है और न ही एटीएम जैसी बेसिक सुविधाएं आम लोगों के लिए उपलब्ध है। एरिट्रिया अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में बसा एक छोटा सा देश है। इसके पड़ोसी देश हैं इथोपिया, सूडान और जिबूती। एरिट्रिया को अक्सर अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सरकार बेहद सख्त और तानाशाही मानी जाती है। यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है और नागरिकों को स्वतंत्रता पर कई पाबंदी है, जिनमें इंटरनेट तक पहुँच भी शामिल है। एरिट्रिया की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। यहाँ 1 घंटे इंटरनेट कैफ़े में बैठने का खर्च लगभग 100 रुपये है, लेकिन इतनी रकम वहाँ की आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंटरनेट का इस्तेमाल केवल अमीर या चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं।
अब उस शांति प्रस्ताव का जिक्र जिसकी फिक्र पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के मद्देनजर जरूरी है। गाजा में युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का पीस प्लान सामने आया। ट्रंप ने 20 पॉइंट बनाए जिस पर सहमति बन जाती तो गाजा युद्ध बंद हो सकता था, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है या फिर यह ट्रंप का सिर्फ एक सपना है जिसके दम पर वो नोबेल वाला ख्वाब भी साथ साथ देख रहे हैं? तो आज हम ये सारी बातें फिक्र की फाइल में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले गाजा का ताजा हाल जान लेते हैं। गाजा में जब शांति लाने की बात हो रही है तब नेतन्याहू गाजा को किस तरह कब्रिस्तान बना देने पर आमादा है, वहां से आई हमले की कई तस्वीरें यह साबित करने के लिए काफी हैं। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आज भीषण बमबारी की, हमास के सीक्रेट सेंटर को तबाह किया। एयर स्ट्राइक के अलावा गाजा सिटी में इस समय ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। ट्रंप के पीस प्लान के बीच गाजा में भयंकर बमबारी का एक दूसरा वीडियो है। गाजा सिटी में रिहायशी इमारतों को इजराइल ने हवाई हमले में तबाह कर दिया। 24 घंटे में गाजा में हुए हमलों में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग के दौरान ही गाजा में विनाश देखा। इजरायली हमले में सिविल डिफेंस टीम बाल बाल बची। गाजा सिटी में पत्रकारों के सामने ही मिसाइल गिर रही है। अब कल रात का वीडियो देखें जब व्हाइट हाउस में ट्रंप गाजा में शांति पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नेतन्याहू उनके सामने मौजूद थे। गाजा सिटी में फ्लेयर्स के जरिए आईडीएफ ने हमला किया। हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया किया। गाजा में ये सारे हमले बीते 24 घंटे में हुए हैं। बीते 24 घंटे में गाजा में 140 टारगेट पर इजराइल ने अटैक किए हैं। रिहायशी इलाके में हमास के ठिकानों पर शेलिंग की है। इन हमलों में भारी तबाही हुई। अब आप सोचिए कि क्या ये भयानक हालात किसी से भी शांति लाने वाले लग रहे हैं एंगल से। ट्रंप क्या सोच रहे हैं और नेतन्याहू गाजा को लेकर क्या मंशा पाले हुए हैं? गाजा के लोगों की फिक्र के लिए इसे भी डिकोड करना जरूरी है। बात करते हैं ट्रंप के पीस प्लान की। पहली बात तो यह है कि पीस प्लान बताते हुए ट्रंप ने गाजा का नक्शा बदल दिया। उन्होंने जो नया नक्शा तैयार किया उसके अनुसार गाजा को 3 रेखाओं में विभाजित किया है, नीली, लाल और पीली। नीली रेखा वो है जहां तक अभी इजराइल की सेना का कंट्रोल है। देखिए ध्यान से, ये रेखा खान यूनिस के पास है। इसके बाद पीली रेखा जो राफा से होकर गुजरती है। इसके बाद लाल रेखा स्टेप बाय स्टेप यहां तक इजरायली सेना आएगी। इसके बाद रुक जाएगी, फिर बफर जोन शुरू होगा। गाजा और इजराइल के बीच ये बफर जोन हमेशा के लिए रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस रेखा के पार ना तो इजरायली सैनिक जा सकेंगे, ना ही फिलिस्तीन के लोग आ सकेंगे। ट्रंप का दावा है कि इजराइल और इस पीस प्लान में शामिल देशों ने ये 3 लाइन स्वीकार कर ली। लेकिन सवाल है कि क्या हमास को ये लाइन मंजूर है? गाजा के लोगों का क्या मानना है? सबसे बड़ी बात, वो 20 सूत्रीय प्रस्ताव क्या है जिसके बिना पर ट्रंप गाजा में शांति का दम भर रहा है? हम आपको इसके 9 महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दें। ये अभी आपने जो मैप देखा था, क्या आप इसको फिर से दिखा सकते हैं? इस मैप में जो वो लाइन है जहां पर गाजा के लोगों को रुकना है, इसको ध्यान से देखिएगा अगर आप मैप दिखा पाए तो। ये वो लाइन है जहां पर ऑलरेडी हमास है और वहां तक आईडीएफ की घुसने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए इसको बफर जोन बना रहे हैं, क्योंकि आईडीएफ अगर वहां पर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस अगर वहां पर घुसी तो वहां पर बहुत कत्लेआम होगा। तो नेतन्याहू उस एरिया को बफर जोन बना रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, अब गाजा की आबादी ही इतनी कम बची है कि सिर्फ इतने इलाके के अंदर ही लोग समा जाएंगे, बाकी सब इजराइल में। गाजा आतंक मुक्त बनाने की बात लिखी गई है जो ट्रंप के पॉइंटर्स हैं। इजराइल हमास की सहमति पर जंग तुरंत खत्म होगी, यह भी प्रस्ताव में शामिल है। हमास 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों की रिहाई करेगा। इजराइल में कैद गाजा के लोगों की भी रिहाई होगी। हथियार छोड़ने वाले हमास लड़ाकों को माफ किया जाएगा। गाजा का नियंत्रण गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के पास होगा। गाजा में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। यूएस और अरब देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती करेंगे। इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। ये सारी बातें ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन हमास का कहना है कि उसे ट्रंप के गाजा शांति योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गाजा के लोग भी इस योजना पर संदेह जता रहे हैं। उनका मानना है कि केवल दिखावा है, इससे युद्ध समाप्त नहीं होगा। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने कहा है कि हमास ने पीस डील पर साइन नहीं किया तो उसे नर्क में भेज देंगे। वहीं गाजा में अब तक 66,000 मौतों के बीच नेतन्याहू इस पीस प्लान पर क्या सोच रहे हैं, यह भी जानना चाहिए।
शायद नेतन्याहू की सोच ट्रंप को झटका दे सकती है। ट्रंप की रिक्वेस्ट पर कतर के पीएम से बात करने वाले नेतन्याहू का गाजा को लेकर मानना है कि फिलिस्तीन को किसी भी सूरत में मान्यता नहीं देंगे। गाजा पट्टी के अधिकांश हिस्से पर सेना का कब्जा रहेगा, जबकि ट्रंप की योजना में फिलिस्तीन देश को के निर्माण का रास्ता बताया गया है। योजना के अनुसार इजराइल की सेना धीरे धीरे ही सही गाजा के अधिकांश हिस्से को खाली करेगी। नेतन्याहू ने ये दोनों ही बातें स्पष्ट रूप से ट्रंप से मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू में कही हैं, जबकि ट्रंप के सामने कहा था कि गाजा से सेना पूरी तरह हटा दी जाएगी। यानी उनके इस विचार से स्पष्ट है कि अगर वो अपने नए रुख पर कायम रहते हैं तो युद्ध विराम की कोशिशों को करंट लग सकता है। आगे क्या होने वाला है इस पर हमारी नजरें रहेंगी, लेकिन अभी के लिए ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे की जमकर प्रशंसा करते जरूर दिख रहे हैं। फिक्र में अब पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त हो गया। आज बिहार बीजेपी के लिए बड़ा दिन था। बीजेपी ने आज एक साथ दो ऐसे दांव चल दिए जिससे आरजेडी के साथ दूसरी विपक्षी पार्टियों को बड़ा राजनीतिक आघात जरूर पहुंचा होगा। शुरुआत दो तस्वीरों से करते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में एक बार फिर वापसी हो गई है और इसने बिहार के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। आज पवन सिंह की मुलाकात बिहार लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से हुई। उन्होंने झुककर पैर छुए, कुशवाहा का आशीर्वाद दिया। इससे माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पवन सिंह से नाराजगी खत्म हो गई, क्योंकि माना जाता है कि काराकाट से पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। लेकिन अब सब ठीक हो गया। इस मुलाकात के कुछ घंटे बाद दिल्ली में पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन बैठकों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी में अपनी दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के नेताओं से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने एक्स पर उन मुलाकातों की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज ये फोटो देखकर सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। सभी ने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन इसे विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा की उपस्थिति में भोजपुरी स्टार पवन सिंह से शिष्टाचार मुलाकात जरूर बताया। बिहार के मगध और शाहबाद इलाकों में लोकसभा चुनाव में झटका खा चुके एनडीए गठबंधन को पवन सिंह की री एंट्री से बिहार विधानसभा चुनाव में फायदे की उम्मीद है। बीजेपी का यह दांव सीधे शाहबाद और डेहरी ऑन सोन की 24 से 25 सीटों पर असर डाल सकता है। यहां से 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 में से 11 सीटें जीती थी। बीजेपी का मानना है कि पवन सिंह के स्टार पावर से 3 से 4% वोट बढ़ सकते हैं। वोटों का यह अंतर हार जीत के लिए काफी होगा। इसके अलावा पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, ऐसे में राजपूत वोट बैंक साधने में ये रणनीति काम आ सकती है। कुल मिलाकर पवन सिंह की एनडीए में री एंट्री ने बिहार चुनाव की सियासत को नया मोड़ दे दिया है, लेकिन विपक्ष को ये उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। कि इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं पॉलिटिक्स। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाम। बहुत साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार के कुशवाहा समाज के एक स्थापित नेता थे, उनको भाजपा ने उनके नेतृत्व को चुनौती दिया और उनकी राजनीतिक ताकत को लगभग समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने पवन सिंह को भाजपा की बी टीम के रूप में उनको चुनावी मैदान में उतारा और भाजपा निश्चित तौर पर कामयाब रही। उपेंद्र कुशवाहा आज के दिन में उनकी राजनीतिक ताकत समाप्त करने में कामयाब।
पवन सिंह के बाद जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की, जिन्होंने पहले जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, अब उनके निशाने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी को 6 हत्याओं का आरोपी बताया है। नीतीश सरकार से उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि वर्ष 1995 में तारापुर में 6 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सम्राट चौधरी अभियुक्त हैं। तब उन्होंने अपनी उम्र 14 साल बताई और नाबालिग होने के कारण राहत मिली, लेकिन 2020 में चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 51 वर्ष बताई। आरोपों का यह सिलसिला एक तरफा नहीं है। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की कमाई पर सवाल पूछे, कहा राजनीति में आए हो तो एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। एक बार सुनिए दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया। हटाना है, रखना है कि हटाना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच सिर्फ संगीन आरोपों वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि संपत्ति और पैसे कमाने को लेकर भी सवालों की लंबी लिस्ट है। बहस है, दलील है, कई आरोप हैं। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की इनकम पर सवाल उठाया था। ये कहा था कि राजनीति में आए हो तो हर पैसे का हिसाब देना होगा। पीके ने भी इसका पूरा जवाब दिया और हिसाब भी। प्रशांत किशोर ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में उन्होंने बतौर चुनावी रणनीतिकार और प्राइवेट कंपनियों को सलाह देने के लिए 241 करोड़ रुपए की फीस ली है। इस राशि पर उन्होंने 30.95 करोड़ रुपए जीएसटी और करीब 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में सरकार को दिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके वो रहेंगे। आप सुनिए बिहार में चुनाव से पहले कैसे कमाई वाली ये लड़ाई चल रही है। 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, तो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। अगर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास
32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा, समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर से बड़ी खबर आ रही है। यहां चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में गड़बड़ी मिली है। हनुमानगढ़ी में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के सैंपल फेल साबित हुए हैं। 31 सैंपल में से 3 सैंपल फेल हुए हैं। लड्डू, बेसन और घी के सैंपल फेल हुए हैं। मतलब ये जो प्रसाद आप भगवान के लिए खरीदते हैं उनके सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। देसी घी में रेसिडिटी पाई गई है। मतलब ये कि प्रसाद में खराब हो चुके पुराने पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, प्रसाद में कृत्रिम रंग मिलाया जाता था। अब इस मुद्दे पर यह न्यूज रील देखिए। करीब 20-25 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की है, जिसमें मुख्यतः बेसन के लड्डू, देसी घी और ये बेसन, पेड़ा, दही, इसकी जांच की गई है। कभी कुछ नहीं है मिली है। और जो बेसन लड्डू है उनको दुकानदार को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उसमें कलर का इस्तेमाल कम से कम मतलब बिल्कुल मत करिएगा।